हम कवर करते हैं 29 अगस्त 2024 का न्यूज़पेपर। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आर्टिकल का टाइटल है विमेन सेफ्टी इनफ इज़ इनफ। तो आप इस आर्टिकल को, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है रीसेंट रेप्स हैं, और आप इस आर्टिकल को कोट कर सकते हो किसी भी आंसर में। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ है कि बांग्लादेश में जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है शेख हसीना के बाद, उस गवर्नमेंट ने जमाते इस्लामी, एक इस्लामिस्ट पार्टी है, उस पर बैन जो था वो हटा दिया है। उनका स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर भी था, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन पर बैन हटा दिया है। यहाँ पर एक न्यूज़ है, यूजुअली क्या होता है कि क्योंकि प्रिजन्स में रहना एक जो कन्विक्ट होता है, एक्यूज्ड होता है, उसके लिए मुश्किल होता है, और वहाँ पर वो क्रिमिनल एलिमेंट से भी मिल सकता है और रिफॉर्म होने के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से यूजुअली माना जाता है कि बेल जो है वो नॉर्म होना चाहिए और जेल जो है वो एक्सेप्शन होनी चाहिए। लेकिन पीएमएलए केसेस जो होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, उसमें यूजुअली बेल नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन पीएमएलए केसेस में भी बेल जो है नॉर्म होना चाहिए और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी लाइन लिखी है कि लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज अ रूल एंड डेप्रिवेशन इज़ द एक्सेप्शन। यानी एक इंसान की, इवन जो अक्यूज्ड है, उसकी लिबर्टी भी वो एक रूल है, मतलब वो होनी ही चाहिए, और डेप्रिवेशन, अगर लिबर्टी छीननी है तो वो एक्सेप्शनल केसेस में छीनी जा सकती है। यहाँ पर एक कोर्ट ने कहा कि बेल बहुत ज़रूरी है अगर दो कंडीशन सेक्शन 45 की पीएमएलए एक्ट की अगर फॉलो होती हैं। पहला है कि शुरू शुरू में प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि जो जिस व्यक्ति पर ये चार्ज लगाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो इनोसेंट है, और दूसरी बात कि वो बाहर अगर बेल पर गया तो कोई क्राइम नहीं करेगा। सो ये बेल नॉर्म है और जेल एक्सेप्शन है, ये पीएमएलए केसेस के लिए भी कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, तमिलनाडु के जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम के लिए पैसा इसीलिए रिलीज़ नहीं कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को उन्होंने वो प्री कंडीशन रखी है। मतलब जब तक आप एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक हम पीएम श्री का पैसा रिलीज़ नहीं करेंगे, ऐसा उनका आरोप है। यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। पहले क्या था, एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया है। तो इनका मानना है कि हमारा भी हक है कि हम क्या डिसाइड करेंगे, कौन सी पॉलिसी रखेंगे। तो ये आरोप है, लेकिन हम इसको फेडरलिज्म का जो टॉपिक है पॉलिटी में, जब सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात आती है, तो हम वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं, जैसे गवर्नर का रिमूवल, गवर्नर की पोस्ट में इंटरफेरेंस, और भी चीज़ें। तो उसमें हम एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि स्कीम्स को प्रेशराइज किया जाता है स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिना किसी का नाम लिए हुए। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि डीप फेक जो है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम बनेगी आगे जाके। डीप फेक में क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन की फ़ोटो या चेहरा किसी दूसरे पर्सन पर लगाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और इसका नुकसान विमेन सेफ्टी पर है। और उसके अलावा इवन पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं कि अब अलग अलग वीडियोस आ रही हैं डिफरेंट लीडर्स की, जिन्होंने वो चीज़ बोली ही नहीं होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बीएनएस की खबर है, ये अभी डेवलप हो रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर जो हमें करंट न्यूज़ पता होनी चाहिए कि यूक्रेन ने रशिया के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस जिसका नाम कर्स्क है, वहाँ पर उन्होंने इन्वेड किया है। तो कर्स्क कर्स्क जो रीजन है वो न्यूज़ में है और ये पूछा जा सकता है कि ये किस एरिया में पड़ता है। यहाँ एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। यूजुअली पॉलिटिकल न्यूज़ हमें डिस्कस नहीं करनी होती है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में रेप रेप के लिए डेथ पेनल्टी के लिए बिल ला रहे हैं और वो कहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज इसे पास होने नहीं देंगे। तो इवन रेप के इशू पे काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ पर ये न्यूज़ है कि इंडिया और रशिया ने एमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए एक वर्किंग प्लान साइन किया है। एक्चुअल में यहाँ पर इमरजेंसी का रेफरेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट से है। तो इंडिया और रशिया का एक जॉइंट कमीशन है इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। उसको आगे कैसे काम करना है उस पर एक वर्किंग प्लान जो है वो इन्होंने एग्रीमेंट किया है। हम जानते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे GS3 में आता है, वहाँ पर हम इसको रेफ़र कर सकते हैं इस केस को। नेक्स्ट है, इंडिया ने US से 73,000 SIG 716 राइफल्स का ये ऑर्डर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ये जो राइफल्स हैं ये मॉडर्न हैं और ये हमारी जो इंडिजीनियस अपनी इंसास या इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल्स जो अभी यूज़ होती हैं उनको रिप्लेस करेंगी। इनकी रेंज 600 मीटर तक ये फायर कर सकते हैं और ज़्यादा रिलायबल हैं। जो हमारे पास इंसास है ना, तो उनसे ज़्यादा रिलायबल हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये खबर है कि जो रीसेंट इलेक्शंस हो रहे हैं राज्यसभा के लिए, तो उसमें NDA यानी बीजेपी का जो एलाई है, ये बीजेपी की ग्रुपिंग है, वो मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुके हैं। इसी के साथ ये भी खबर है कि कांग्रेस जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी राज्यसभा में, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस अब खतरे में है। इस न्यूज़ को पढ़ने से हमें इतना ही जानना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक फुल स्ट्रेंथ हाउस जब होता है राज्यसभा का, तो एक पार्टी को कम से कम 25 MPs होने चाहिए उसमें, तब जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन होती है। कांग्रेस की अभी 26 मेंबर्स हैं और अगर एक या दो और चले जाते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस उनसे छिन जाएगा। यहाँ पर ये खबर है कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एक एग्री इंफ्रा फंड, उसका फ़ायदा अब फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? ये फार्मर्स का ग्रुप होता है जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। बार्गेनिंग पावर मतलब वो कलेक्टिवली लोन ले सकते हैं, मशीन्स खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये नई खबर ये है कि एग्री इंफ्रा फंड जो कि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, उसका फ़ायदा अब FPOs भी उठा सकते हैं। WHO ने कहा है कि इंडिया में चांदीपुरा वायरस की इन्फेक्शन बहुत बढ़ रही है और ये पिछले 20 साल में सबसे बड़ी इन्फेक्शन है। एक्चुअल में इसमें ये मस्कीटोज़, सैंड फ्लाइज और टिक्स ये ट्रांसमिट करते हैं और इससे होता क्या है कि पेशेंट को बुखार आता है, वॉमिटिंग होती है, इवन एनसेफेलाइटिस भी हो सकता है। ब्रेन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वहाँ पर स्वेलिंग तक हो सकती है। यूजुअली इसका जो फोकस, जब हम इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं तो हम उन लोगों को देखते हैं जो ज़्यादा रिस्क पर हैं। जैसे 15 साल से छोटे बच्चे जो हैं उन पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो अभी ज़रूरत ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द नोट रिलीज्ड बाय WHO, सर्वाइवल कैन बी इंक्रीज्ड विद अर्ली एक्सेस टू केयर एंड इंटेंसिव सपोर्टिव केयर ऑफ पेशेंट्स। तो ज़रूरत है कि पेशेंट्स को सपोर्ट किया जाए और उनको जल्द से जल्द केयर प्रोवाइड की जाए। कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में
2000 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है निकोबार आइलैंड्स में। जो अपोजिशन में जयराम रमेश, जो इंडिया के पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक साइट है जिसका नाम है कैंपबेल बे। यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है और एक गलाथिया नाम की जगह भी है जो टर्टल कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होगा और इसकी तरफ काम होगा तो अपोजिशन भी आएगी। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 10 स्टेट्स में 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अनाउंस किए हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़। ये जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं ना, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, इनको ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है। ग्रीन फील्ड मतलब दो तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्रीन फील्ड होते हैं जो नए बनाए जाते हैं शुरू से, और ब्राउन फील्ड होते हैं जो पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को मॉडिफाई किया जाता है। सो ये जो है नए से बनाए जाएंगे और इन इंडस्ट्रियल पार्क से या इंडस्ट्रियल एरियाज से 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी। लोग इसमें करेंगे इतनी इन्वेस्टमेंट, और इससे 10 लाख यानी 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन पार्क्स में ये होगी कि यहाँ पर एक प्लग एंड प्ले मॉडल होगा। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब होता है जब मर्जी आई आप वहाँ पर आओ, वहाँ पर आपको ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आपको अपना जो भी आपका काम होगा वो सेटअप कर सकते हो और जब आप चाहो वहाँ से जा सकते हो। तो ये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल मॉडल होता है। तो ये न्यूज़ ये डेफिनेटली सभी मैगज़ीन कवर करेंगी कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, किस स्टेट में हैं, तो वो हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। यही न्यूज़ जो मैंने पहले डिस्कस की थी कि बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर बैन हटा दिया है। गवर्नमेंट का एक और पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि हमने कोई भी डेफिनेट लिंक नहीं देखा कि डायरेक्ट टेररिज्म और इन पार्टीज़ के बीच में कोई लिंक है। इज़राइल के वेस्ट में गाज़ा पड़ता है और ईस्ट में वेस्ट बैंक पड़ता है। वेस्ट बैंक इसका नाम इसलिए है कि ये जॉर्डन के वेस्ट बैंक पे, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे ये लोकेटेड है। तो वहाँ पर एक सिटी है जेनिन नाम से, उसको इज़राइल की जो आर्मी है उसने कवर कर दिया है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जैसे कर्स्क रीजन कहाँ पर है, तो हम रशिया में कह सकते हैं, और जेनिन जो है वो इज़राइल में है, वेस्ट बैंक में। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है कि फ़िलीपींस और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है। तो इवन यूएस ने भी इसमें इंटरफेरेंस किया है और चाइना ने बोला कि आप हमारी सॉवरेनिटी में बाधा ना बनो। तो हम इस लाइन को पढ़ेंगे कि वाशिंगटन्स allies जापान एंड फिलीपींस हैव ब्लेम्ड चाइना इन द पास्ट वीक फॉर रेजिंग regional tensions, with Tokyo accusing Beijing of violating its airspace and Manila calling it the biggest disruptor of peace in Southeast Asia. यहाँ एक और न्यूज़ है कि मैंने रिसेंटली बताया था कि तालिबान ने एक नया मॉरलिटी लॉ लाया है जिसके हिसाब से अफ़गान औरतों को व्हील में रहना पड़ेगा। मेल्स जो हैं उनको बियर्ड रखनी पड़ेगी और गाड़ियों में म्यूज़िक नहीं चलाना पड़ेगा। तो उसके प्रोटेस्ट में अब सोशल मीडिया पे औरतें सॉन्ग्स के थ्रू उसको प्रोटेस्ट कर रही हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है माइक्रो प्लास्टिक के रिलेटेड। माइक्रो प्लास्टिक एक ब्रॉडर टर्म है। जो भी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका 5 mm से साइज़ छोटा होता है उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। जैसे ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे फेस वॉश होता है या शॉवर जेल होती है, उसमें ये माइक्रो प्लास्टिक मिलते हैं। उस तरह का माइक्रो प्लास्टिक जो इन चीज़ों में मिलता है उसे माइक्रो बीड कहते हैं। जैसे फेस वॉश है, बॉडी स्क्रब है, शॉवर जेल है, फेस स्क्रब है। एक्चुअल में इनमें
थोड़ी एब्रेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब वो थोड़ा-सा आपकी स्किन को माइन्यूटली वो छीलना चाहिए तभी वो साफ़ करता है। और ये जो माइक्रो बीड्स हैं, ये आगे जाके पानी के थ्रू रिवर्स में और समंदर में चले जाते हैं और उसकी वजह से वो इवन फ़िश में वो फ़िश के अंदर चले जाते हैं, और जब ह्यूमन्स उसको कंज़्यूम करते हैं तो इंसान में भी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। माइक्रो प्लास्टिक इंसान के ब्रेन तक पहुंच गए हैं, ब्लड में, लंग्स में, कोलोन में, प्लेसेंटा, टेस्टिकल्स और स्टूल तक में पाए गए हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर इन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक, नेचुरल और इको फ्रेंडली फेस वॉश पे लिखा होता है, लेकिन अगर हम माइक्रो प्लास्टिक के एंगल से देखें तो ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स भी ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग एक्चुअल में ग्रीन वॉशिंग एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया है। जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग होती है, उसी का साथ एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग होता है जब आपका प्रोडक्ट जो है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट सिर्फ ये क्लेम कर रहा है कि वो इको फ्रेंडली है, पर एक्चुअल में वो इको फ्रेंडली नहीं होता है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पॉली इथाइलिन, ये डोमिनेंट पॉलीमर होता है जो इन माइक्रोप्लास्टिक्स में पाया जाता है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसका मेजर फोकस ये है कि जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को प्लान करते हैं या क्लाइमेट की फोरकास्ट करते हैं, तो अभी हमारा जो फोकस होता है ब्रॉडर रीजन पर होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है अब स्पेशलाइज्ड हो गया है, मतलब पर्टिकुलर रीजन्स पे उसका असर पड़ रहा है। तो ज़रूरत है ऐसे मॉडल्स डेवलप करने की, ऐसी फोरकास्टिंग करने की, ताकि हाइपर लोकल एरियाज़ पर, मतलब हम छोटे छोटे एरियाज़ के लिए भी हम फोरकास्टिंग कर पाएँ। सो आज की न्यूज़ में इतना ही है।